नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा अभिज्ञान ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पिछली बार राजस्थान पटवार में आए हुए कंप्यूटर के क्वेश्चंस के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभिज्ञान ऑनलाइन के टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करके भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है आपके सामने, एक पिक्सल होती है। अब आपके इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो उसके बारे में आया था कि एक पिक्सल क्या होती है। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपसे पिक्सल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे पहले आपको पिक्सल के बारे में नॉलेज होगा, तब जाके आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ कि पिक्सल होता क्या है। देखिए, कंप्यूटर में अगर आप कोई भी इमेज बनाना चाहते हैं या कोई भी अगर चित्र बनता है, कोई भी अक्षर लिखा जाता है, या कंप्यूटर में जो भी चीज़ आपको प्रदर्शित हो रही है वो आपके किससे बनती है? पिक्सल्स के समूह से बनकर ही वो आपके सामने प्रदर्शित होती है। जैसे पिक्सल्स के बारे में अगर मैं बताऊं, मान लीजिए यहाँ पे एक पिक्सल है, यहाँ पे दूसरी पिक्सल है, यहाँ पे तीसरी पिक्सल है। इस तरीके से मैंने टोटल पिक्सल्स यहाँ पर बना दिए और एक पिक्सल मैंने इन दोनों के बीच में लगा दिया। अब दोस्तों, आपको वहाँ से कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये आपको अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा है, वो भी ABCD का A दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार अब इसमें आपसे पूछा गया था कि इसमें पिक्सल क्या है और पिक्सल होती क्या है। तो दोस्तों, ये जो सबसे छोटा जो भाग है ये इसका कहलाता है क्या? पिक्सल। तो अब आप वैसे आंसर देने में समर्थ हो गए होंगे, लेकिन अगर इस इमेज को मैं सबसे छोटा करना चाहूँ या इसको और जूम करना चाहूँ तो ये पिक्सल की आकृति में आपके बदल जाती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका क्वेश्चन था कि एक पिक्सल क्या होती है। तो पिक्सल, इसमें सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसमें टोटल पिक्सल कितनी है और फिर आप अपने आप इसका आंसर देने में समर्थ होंगे। तो इसमें जो टोटल पिक्सल्स है, आप बता सकते हैं इसमें टोटल पिक्सल्स कितनी है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 पिक्सल्स हैं इसके बारे में भी क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो टोटल जो पिक्सल्स हैं ये कहलाता है इसका रिजोल्यूशन। क्या कहलाता है दोस्तों? रिजोल्यूशन। देखिए दोस्तों, ये भी आपके क्वेश्चन बनता है इसमें कि पिक्सल्स की संख्या क्या कहलाती है। अगर आप कैसे क्वेश्चन आ जाए पिक्सल्स की संख्या क्या कहलाती है, तो आपको क्या आंसर देना है? रिजोल्यूशन। और एक क्वेश्चन इसमें ये भी बनता है कि ये दो पिक्सल्स के मध्य की दूरी क्या कहलाती है। एक पिक्सल यहाँ पर है, दूसरी पिक्सल यहाँ है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच की दूरी है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो ये कहलाती है डॉट पिच। इसका मतलब एक इमेज को बनाने में आपको 3 चीज़ें की आवश्यकता होती है, और 3 चीज़ें कौन कौन सी हो गई? पिक्सल स्वयं होगी उसमें, और उसका रिजोल्यूशन, क्योंकि कभी भी एक पिक्सल किसी भी इमेज का निर्माण नहीं कर सकती। अगर मैंने एक पिक्सल यहाँ पे लगा दी, आप कुछ भी नहीं कह सकते कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जब पिक्सल्स का समूह होगा तो आपके सामने कोई ना कोई इमेज बनकर आएगी। तो उसी प्रकार से इसमें पिक्सल्स हैं। अब दूसरी चीज़ें अगर यही पूछ ले कि रिजोल्यूशन क्या होता है, तो रिजोल्यूशन क्या होगा? इन पिक्सल्स की संख्या। तो पिक्सल्स की जो संख्या है टोटल वो कहलाती है आपके रिजोल्यूशन। और इन दो पिक्सल्स के मध्य की जो दूरी है, आप कह सकते हैं ये जो दूरी है इन दोनों पिक्सल्स के मध्य की, ये कहलाती है डॉट पिच। अब आपके क्वेश्चन किससे संबंधित है? पिक्सल से। अब आप देख सकते हैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो तस्वीर बनाता है, ठीक, द्वितीय स्मृति संग्रहित तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग। अब आप इसमें कह सकते हैं कि कौन सी चीज़ है। अगर मान लीजिए इसको आप एक इमेज समझ लो, अब इस इमेज में सबसे छोटा जो भाग है, सबसे छोटा भाग क्या है? इसमें पिक्सल है। तो इससे छोटा भाग इसका आप नहीं कर सकते। अगर आप इसको और भी तोड़ेंगे और भी छोटा करेंगे तो पिक्सल से ही ज़्यादा छोटी वो इमेज नहीं हो सकती। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग। कि या आप कह सकते हैं कि सब पिक्सल इमेज का सबसे छोटा भाग होती है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग हुआ था? तो ये प्रयोग का मतलब उपयोग है। अब देखिए दोस्तों कि अब आपसे प्रथम पीढ़ी के बारे में बात कर रहा है। अगर आपसे ये पूछे कि कंप्यूटर के कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है, अगर पीढ़ियों की बात कर रहे हैं तो टोटल कितनी पीढ़ियां बटी हैं इसमें? 5 पीढ़ी हैं। तो एक प्रथम पीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं पीढ़ी। लेकिन इसमें कौन सी पीढ़ी के बारे में बात किया इसने? प्रथम पीढ़ी के। देखिए दोस्तों, ये पहली पीढ़ी है। ये पहली पीढ़ी में जो उपयोग हुआ था वो तो आपको इसमें से पता नहीं है, वैसे ज़्यादातर कुछ को पता है। पहली पीढ़ी में जो उपयोग हुआ था किसका हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था, जो जिसको निर्वात नली भी बोलते हैं।
ये बहुत बड़ी साइज में होती थी, साइकिल के ट्यूब की जैसे इसका आकार होता था, और उसमें क्या है बहुत संख्या जो है बहुत ज़्यादा संख्याओं में होती थी, और कंप्यूटर की साइज जिसकी वजह से क्या हो गई थी, बहुत बड़ी हुआ करती थी। इसके बाद थोड़ा सा चेंज हुआ और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इसकी जगह आपके क्या आ गया, दूसरी पीढ़ी का भी आपके इसमें दे रखा है, दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या आ गए थे, आपके ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। देखिए दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब को हटाने के बाद जब ट्रांजिस्टर से आगे 2 टांग 3 टांग वाले आपने देखे होंगे, जब ट्रांजिस्टर्स लगा दिए तो वैक्यूम ट्यूब का फिर वहां से चले गए, तो साइज क्या हो गई कंप्यूटर की, थोड़ी सी छोटी हो गई थी। उसके बाद तीसरी पीढ़ी, इसके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, तीसरे बारे में किसका उपयोग हुआ, आईसी का, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड INTEGRATET। इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट में यह हुआ कि इसमें लगभग 10 से 100 तक के ट्रांजिस्टर्स की क्षमता एक ही आईसी में आ गई थी। अगर इसका डायग्राम बनाएं तो ट्रांजिस्टर के मान लीजिए 3 टांग थी, तो इसकी दोनों तरफ टांगे हुआ करती थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांजिस्टर के बाद में आपके क्या आ गई थी, आईसी। इसी प्रकार चौथी पीढ़ी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, चौथी पीढ़ी में क्या आ गया, VLSIC, तो ये वेरी लार्ज स्केल आ गई। तो वेरी लार्ज का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है इस तरीके से बन गए थे जिसमें आईसी जो है वो आपको VLSI में बदल गई। इसका मतलब क्या हुआ, काफी सारे आईसी इसमें आ सकती थी। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये चौथी पीढ़ी के बारे में पूछ सकते हैं। और आजकल जो चल रहे हैं वो कौन सी पीढ़ी चल रही है, आपके 5वीं पीढ़ी चल रही है, और उसमें किसका उपयोग हुआ था, ULSIC, अल्ट्रा लार्ज। तो देखिए अल्ट्रा लार्ज का मतलब क्या हुआ, अल्ट्रा लार्ज का मतलब हो गया कि इसमें जो है आईसी उसके चारों तरफ ही उसमें स्टैब्लिश किया गया था और चारों तरफ से उसको मदरबोर्ड पे लगाया गया था। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब आप समझ सकते हैं कि कौन सी पीढ़ी के बारे में पूछा आपसे, प्रथम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी में किसका उपयोग हुआ, वैक्यूम ट्यूब का। इसी प्रकार से आपको 5 पीढ़ियों के बारे में भी कंप्यूटर में पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डेटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह जाना जाता है, ठीक है। तो डेटाबेस सर्विसेज के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये देखना कि डेटाबेस क्या होता है, क्योंकि जब तक आप इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो ये प्रदान करने वाली चीज भी आपके सामने नहीं आएगी। देखिए मान लीजिए मेरे पास भी एक कंप्यूटर है, ये छोटा कंप्यूटर है, और एक मेरे पास में बहुत बड़ा कंप्यूटर है, ये मैंने बड़ा कंप्यूटर बना दिया। तो अब इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं डेटाबेस क्या होता है। देखिए डेटाबेस में क्या होता है, अगर आपके पास में कोई इंफॉर्मेशन है या कोई सूचनाएं हैं जो आपस में रिलेटेड है, तो आपस में संबंधित जो सूचनाएं होती हैं, तो संबंधित जो सूचनाएं होती हैं वो वाली आपके क्या कहलाती हैं, डेटाबेस कहलाती हैं। तो संबंधित सूचना, तो संबंधित सूचनाओं का जो कलेक्शन होता है वो आपके डेटाबेस कहलाता है। अब ये कह रहा है कि संबंधित सूचनाएं जो है वो प्रदान कौन करता है। अगर आपको इस वाले कंप्यूटर पे सूचनाएं चाहिए और इसका ऊपर अगर नहीं है तो कहाँ से मिलेगी। तो जो बड़ा कंप्यूटर होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वर के नाम से जाना जाता है। कि सर्वर का मतलब एक तरह से बड़ा कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर्स को क्या देता है, सेवाएं देता है। तो इससे मान लीजिए ये कंप्यूटर भी जुड़ा हुआ है और इससे आप और कंप्यूटर्स भी इस तरीके से जोड़ सकते हैं। और कंप्यूटर जो जोड़ते हैं वो आप इसमें नोड या पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं। अब आपके क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसमें इस वाले को जो सर्विस दे रहा है, इस वाले को और इस वाले को, जो छोटे कंप्यूटर्स हैं जो आपके पर्सनल कंप्यूटर हैं, इनको सर्विस देने वाला है, इनको डेटाबेस प्रोवाइड करवाने वाला जो है वो वाला जो है किस नाम से जाना जाता है। तो ये तो आप समझ गए कि सर्वर के नाम से जाना जाता है। लेकिन सर्वर इसमें भी लगा रखा है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, किसकी बात कर रहा है, डेटाबेस की। तो डेटाबेस की बात कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेटाबेस सर्विस। अगर आपसे ये पूछा कि इंटरनेट पे वेबसाइट्स को सेवाएं देने वाला सर्वर कौन सा है, तो फिर आपकी क्या हो जाता, वेब सर्वर। ये एप्लीकेशंस मान लीजिए आपने किसी कंप्यूटर पे डाल रखी है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, उससे दूसरे कंप्यूटर पे जाती हैं, तो वो क्या हो जाता, एप्लीकेशन। ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स के लिए काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी फॉन्ट स्टाइल नहीं है।
अब आपसे ये पूछा है, पहले तो आपको ये देखना है कि फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होती है, और दूसरी चीज़ इसमें क्या पूछा है कि इसमें से कौन सी नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो फ़ॉन्ट स्टाइल है होती क्या है और कितने प्रकार की होती है, तो अपने आप इसका आपका आंसर समझ में आ जाएगा। अगर आपको फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में पूछे कि कितनी होती हैं, तो कितनी प्रकार की होती हैं, ये 4 प्रकार की होती हैं। तो फ़ॉन्ट स्टाइल 4 प्रकार की होती है। फ़ॉन्ट स्टाइल का मतलब फ़ॉन्ट को लिखने के अलग अलग अंदाज, तो उसमें थोड़ा सा आपको बदलाव दिखाई देता है। तो सबसे पहली जो है वो आती है आपके बोल्ड। सबसे पहले कौन सी होती है, बोल्ड। दूसरी होती है इसमें इटालिक, ITALIC। दूसरी कौन सी होगी इसमें, इटालिक। और तीसरी जो फ़ॉन्ट स्टाइल होती है बोल्ड इटालिक दोनों करके एक साथ आ जाती है, बोल्ड स्लैश इटालिक, ये तीनों ही एक साथ आ जाए। और जो चौथी फ़ॉन्ट स्टाइल होती है वो होती है इसमें रेगुलर, जो बाय डिफ़ॉल्ट भी होती है। तो बोल्ड का मतलब डेटा को थोड़ा सा गहरा करना, इटालिक का मतलब थोड़ा सा डेटा तिरछा हो जाएगा। अगर डेटा मैंने लिखा और ये इस तरीके से मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है, इसको थोड़ा मैंने तिरछा कर दिया, ठीक है, ये मैंने दोनों ही तिरछा भी कर दिया और मैंने बोल्ड भी कर दिया। रेगुलर में कोई भी अंतर नहीं होता है। तो ये 4 जो आपकी क्या होती हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल होती हैं। अब इसमें क्या पूछा है, फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है, तो बोल्ड भी है, इटालिक भी है, रेगुलर भी है। अपने आप ही कौन सी नहीं है, सुपरस्क्रिप्ट नहीं है। सुपरस्क्रिप्ट में क्या होगा कि आप किसी भी फ़ॉन्ट के ऊपर कोई भी नया इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे आपकी ये लाइन है, इसके ऊपर अगर आधार लाइन के ऊपर अगर आपको कोई डेटा लिखना है तो वो वाली चीज़ कहलाती है सुपरस्क्रिप्ट। तो ये इसके ऊपर चला गया, इसका मतलब हो गया ये सुपरस्क्रिप्ट। तो आपको देखनी है 4 है, तो 4 में से आपके 3 तो है और 1 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर सिस्टम टाइम एवं दिनांक गलत प्रदर्शित हो रहा है तो आप निम्न में से किससे उसको रीसेट करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सिस्टम डेट और दिनांक कहाँ पर प्रदर्शित होता है, और अगर वो गलत हो रहा है तो उसको कहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो कभी आपने कंप्यूटर देखा हो तो उसमें इस तरीके से कंप्यूटर होता है और उसके सबसे नीचे यहाँ पर जाके आपके क्लॉक होती है और यहीं पे आपके डेट और टाइम प्रदर्शित हुआ रहता है। अब वो कह रहा है कि अगर यहाँ पे गलत टाइम और डेट हो रहा है तो आप इसको किससे सही करेंगे। तो इनमें से देखिए, राइट से कुछ नहीं होगा, कैलेंडर से। आप इसको कहाँ से सही कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल से। आप कंट्रोल पैनल में जैसे ही जाएंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना, स्टार्ट बटन से आप कंट्रोल पैनल पर जाएंगे। कंट्रोल पैनल पे आपको डेट एंड टाइम का एक कॉलम मिलेगा, फोल्डर मिलेगा। वहाँ पे जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपकी डेट और टाइम रीसेट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। दूसरा, आप यहीं पर डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके विकल्प में नहीं दिया गया है। तो विकल्प में जो दिया गया है उससे आप इसको रीसेट कर सकते हैं कि अगर आपके कोई गलती हो रही है तो आप उसको सही कर सकते हैं। तो एक बार सही करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो है टाइम सही रहेगा। कई कहते हैं सर एक बार हमने टाइम सही कर दिया, कंप्यूटर को बंद कर दिया, दोबारा चलाएंगे तो क्या दोबारा करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। इसमें एक सीमोस बैटरी होती है, उस बैटरी में क्या है, उस टाइम को सुरक्षित करके रखा जाता है, तो उसको क्या सप्लाई मिलती रहती है। तो कंप्यूटर शटडाउन करने के बाद भी उसका जो टाइम है अपडेट होता रहता है। जैसे आपके मोबाइल्स वगैरह है, मोबाइल को आप स्विच ऑफ करके रख दो, जब आप दोबारा चलाएंगे तो क्या उसमें टाइम अपडेट नहीं होगा, बिल्कुल उसमें टाइम अपडेटेड होता है। उसी प्रकार से इसमें भी आपके कहाँ से होगा, ये कंट्रोल पैनल से। तो ये वाली चीज़ हो गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गीगाबाइट से तात्पर्य पूछा है। द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू, तो गीगाबाइट का मतलब क्या हुआ। तो देखिए दोस्तों, ये जो गीगाबाइट है ये कंप्यूटर की इकाइयों में से क्वेश्चन आया है। आपके किस में से क्वेश्चन आया है, कंप्यूटर की इकाइयों में से क्वेश्चन आया है। अब कंप्यूटर की इकाइयाँ बहुत सारी हैं, इसके 15 इकाइयाँ होती हैं, लेकिन अपने को सारी यहाँ पे नहीं पढ़नी, सिर्फ आपको ये देखना है कि इसका आंसर आपको किस तरीके से निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी इकाई आपको दे रखी है वो सारी इकाई आपको लिखने से ही इसका आंसर ज्ञात होता है। तो सबसे पहले आपने क्या दे रखा है, यहाँ पे एक बाइट दे रखा है, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट। 4 आपको यूनिट दे रखे, चारों को आपको सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या है, बाइट है, ये एक इकाई होगी बाइट। बाइट के बाद में दूसरी इकाई कौन सी आएगी, किलोबाइट। किलोबाइट के बाद में कौन सी इकाई आएगी, मेगाबाइट। और मेगाबाइट के बाद में कौन सी आती है, गीगाबाइट। इसके ऊपर भी होती हैं बिट्स और निबल्स, और इसके नीचे भी बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं,
टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्जाबाइट, काफ़ी सारी बाइट्स होती हैं। वो सारी चीज़ें आपको नहीं लिखनी, जो इकाई एग्जाम्स में दे रखी है उन्हीं को लिख के आपको आंसर निकालना है। अब देखिए दोस्तों, दूसरी चीज़ आपको वो एक याद रखनी है कि जो भी चीज़ दे रखी है उसका आंसर हमेशा उसके ऊपर मिलेगा, उसके नीचे कभी भी आंसर आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नीचे बड़ी इकाई है और ऊपर उसकी छोटी इकाई है। अब इसने दे रखा है गीगाबाइट, जीबी, तो ये अगर गीगाबाइट से और आंसर आपको निकालना है तो ये 1 टाइम, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम्स। तो इनका सॉल्यूशन क्या होता है, आप जितने अप जाते हैं उतने ही आपको क्या करने पड़ते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर ये एम भी आता तो एक बार है, इसका मतलब ये क्या हो गया 1024। ये हर बार 2 की पावर 10 में ही चलती है, 1024 में ही चलती हैं। और अगर ये आएगा तो आपके क्या आ जाएगा 1024 इंटू 1024। और बाइट्स पूछेगा तो कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 टाइम हो जाएगा। अब आपको देखना है कि आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है। तीनों ऑप्शन सही है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। अब आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है वो देखना है। तो 1024 MB है क्या, 1024 MB दे रखा है, ठीक है। KB अगर आता तो कितनी बार मल्टीप्लाई करता, वो 2 बार। KB दे रखा है लेकिन उसने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है इसको, सिर्फ 1 बार, इसलिए ये गलत होगा। बाइट्स भी आ सकता है लेकिन कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, वो 3 बार। यहां पर भी क्या दे रखा है, 1 बार। तीनों ही उसके आंसर सही है, लेकिन आंसर में आपको जो दे रखा है वो आपके 1024 मेगाबाइट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेल सीमा G2 से M12, ठीक है। सेल रेफरेंस आपको देखना है और रेफरेंस भी कहां से कहां तक देखना है, G2 से M12। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो सेल रेफरेंस क्या होता है और उससे पहले देखेंगे कि सेल क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसमें आपको क्या देखना पड़ेगा कि सेल क्या होता है और उसके बाद में उसका संदर्भ या उसका रेफरेंस देखना है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से इस तरीके से आपने देखा होगा कि एक्सेल में इस तरीके से बॉक्स बने रहते हैं, इस प्रकार से बॉक्स बने रहते हैं और इस प्रकार से जो बॉक्स बने रहते हैं इनके ऊपर लिखा रहता है ABC इस तरीके से, और इस साइड में लिखा रहता है 1 2 3 और इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो सेल क्या है, तो ये जो ऊपर वाली जो चीजें हैं ये तो आपके कहलाती हैं कॉलम। क्या कहलाती है, ये कॉलम। और ये जो 1 2 3 जो आ रहे हैं ये आपके क्या कहलाती हैं, रो कहलाती हैं। तो ये रो और कॉलम से, या आप कह सकते हैं कॉलम और रो से जो मिलकर जो आपका ये जो बॉक्स बना है, कोई सा भी एक बॉक्स ले लीजिए, जो एक बॉक्स बना है ये आपके क्या कहलाएगा, ये कहलाता है आपके सेल। तो ये सेल तो आप समझ गए होंगे कि सेल किसी भी शीट का सबसे छोटा वह भाग होता है जहां पर आप कोई भी डेटा लिखते हैं। अब बात करते हैं सेल संदर्भ। अब संदर्भ किसकी बात कर रहा है, ये कर रहा है G2 से M12। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप कोई भी सेल रेंज लेते हैं तो सेल रेंज अगर आप लेते हैं, रेंज का मतलब होगा कि उसमें 2 या 2 से अधिक सेल्स होंगे। तो सेल रेंज का मतलब क्या हुआ, जब 2 या 2 से अधिक सेल्स को एक साथ मिलाकर लिखा जाता है तो वह क्या कहलाता है, सेल रेंज। तो आप इसमें सेल रेंज दे रखी है, और सेल रेंज लगाने के लिए चाहे कोई भी सेल रेंज लगाओ, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल ये ले लेता हूं, ये इतना एग्जांपल लिया है मैंने, जो रेड कलर आपको दिख रहा होगा, ये रेड कलर का मैंने ले लिया, तो ये आपके हो गई रेंज। ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी रेंज। अब ये सेल रेंज है। अब इसमें कितने सेल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 1 2 3 4 5 और 6 सेल है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले प्रथम सेल का एड्रेस आएगा, उसके बाद में अंतिम सेल का। तो प्रथम सेल इसमें क्या है, A1, और अंतिम सेल क्या है, C2। ये इधर से C और इधर से 2। अब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच में हमेशा क्या लगता है, क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आपको, इसको बोलते हैं कॉलन। तो इन दोनों के बीच में आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉलन लगाना पड़ेगा। तो A1 से C2 के आपके इसमें रेंज हो गई, जिसमें आपके 6 सेल्स का समूह है। उसी प्रकार आपसे इसमें पूछा है G2 से M12 को लिखने का सही तरीका कौन सा है। तो देखिए इसमें डॉट लग रहा है, गलत है। इसमें, ठीक है, यहाँ पर भी गलत है। इसमें आपने सही लगा रखा है, तो इसका मतलब सही आंसर जो है G2 से M12, और बीच में क्या लगेगा, कॉलन, क्योंकि इसमें डैश लगा रखा है, किसी में सेमीकोलन, किसी में डॉट लगा रखा है। तो ये आपको देखना है कि किस प्रकार से कोई भी सेल रेंज है, रेंज देने के लिए हमेशा किसका उपयोग होता है, कॉलन का। और रेंज देने के लिए प्रथम सेल, कॉलम,
अंतिम सेल। तो ये प्रथम सेल जैसे मैंने एग्जांपल में बताया है, अंतिम सेल। तो इसमें टोटल कितने सेल हो गए? 6 सेल। तो 6 सेल का समूह इसमें क्या बन जाएगा? रेंज बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। दिनांक एवं समय प्रदर्शित होता है। देखिए तो पीछे जो क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके इसमें रिपीट हुआ था। तो वही वाली बात है, अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था उससे संबंधित ये क्वेश्चन है आपके। ये मैंने जो कंप्यूटर बनाया था ये कईयों का गलत हुआ था दोस्तों, क्योंकि क्या है, जानबूझ के इस तरीके से क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड दे रहा है जो आपके गलत हो। क्योंकि जो नीचे नीचे जो होती हैं ये आपके कौन सी बार कहलाती है? ये कहलाती है आपके टास्क बार। तो इसमें टास्क बार आपके ऑप्शन में भी दे रखा है, लेकिन इस टास्क बार में यहाँ पे एंड में देखना आप, जहाँ पे टाइम और डेट ऐसे प्रदर्शित होता है, इसका ये वाला जो हिस्सा होता है, ये इसका ये वाला हिस्सा कहलाता है क्या? सिस्टम ट्रे। अब देखो इसका नाम क्यों दिया है सिस्टम ट्रे? अगर सिस्टम ट्रे आपके ऑप्शन में नहीं होता तो फिर आपका आंसर क्या होता? टास्क बार। लेकिन इसने क्या पूछा है? डेट और टाइम दोनों कहां पे प्रदर्शित होते हैं, तो आपके सामने आंसर है। तो आपको ध्यान क्या रखना, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तब आपको क्या आंसर देना था? टास्क बार। कईयों का गलत हुआ क्योंकि उनको ये नहीं पता है इसका लास्ट के पार्ट को सिस्टम ट्रे बोलते हैं। अब इसको सिस्टम ट्रे क्यों बोला? क्योंकि टास्क बार में अगर कोई भी चीज आप रख के ले जाते हो, ट्रे जैसे कोई चाय के लिए कोई ट्रे लेके जा रहे हैं, ठीक है, उसमें कप रखे हुए हैं, तो वो एक ट्रे के रूप में। तो इसी तरीके से ये तो आपकी क्या हो गई? ट्रे हो गई। ये जो चीजें रखी हैं ये सिस्टम ट्रे है, सिस्टम से रिलेटेड है। सिस्टम का नाम आपके कंप्यूटर से रिलेटेड डेट और टाइम है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? सिस्टम ट्रे। तो आपको ध्यान रखना है। तो टास्क बार नहीं होगा, अगर ये नहीं आता तो आपके हो सकता था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिस्टम ट्रे। इसका लास्ट वाला हिस्सा है, ये वाला इसका कहलाते हैं टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है? तो सबसे पहले कॉम्पैक्ट डिस्क का आपको पता चलनी चाहिए कि विच टेक्निक इज यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब सीधी सीधी किसकी बात कर रहा है? ये सीडी की बात कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये सीडी जो है गोल आकृति की इस प्रकार से होती है। इस सीडी को अगर अपन ऐसे डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से ये आपके डिवाइड होती है। इसका कोई भी अगर एक आप पार्ट ले लेते हैं, चाहे कोई सा भी एक हिस्सा ले लेते हैं, तो वो वाले हिस्सा इसका क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। इस सीडी का सेक्टर कहलाता है। अब इसमें क्या करते हैं कि इस गोले के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो ये अगर गोला की अगर बात पूछे तो ये इसके में क्या कहलाता है? इसका क्या कहलाएगा? ट्रैक कहलाएगा। अब आपके क्या पूछ रहे हैं कि इस सेक्टर में डेटा को लिखने की जो तकनीक है वो क्या कहलाती है? अगर आपको इसमें कोई भी डेटा लिखना है, यहाँ पे अगर आपको कोई भी डेटा लिखना है तो इसमें से कौन सी तकनीक काम में ली जाती है? देखिए दोस्तों, सीडी हो चाहे डीवीडी हो चाहे बीआरडी हो, इन सब में कौन सी तकनीक को काम में लिया जाता है? लेजर किरणों का। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सीडी में डेटा को लिखने के लिए कितनी मेगावाट लेजर किरणों की आवश्यकता होती है और पढ़ने के लिए कितनी लेजर किरणों की आवश्यकता होती है? क्योंकि ये तो आपको पता चल गया कि कौन सी किरणें होती हैं? लेजर किरणें। अब ये लेजर किरणें जो है ये कितनी मेगावाट होती हैं? तो दोस्तों अगर आपसे लिखने के लिए पूछे तो लिखने के लिए ज़्यादा चाहिए या पढ़ने के लिए? लिखने के लिए ज़्यादा चाहिए या पढ़ने के लिए? लिखते टाइम उस सीडी को बर्न करना पड़ता है और बर्न करने के लिए ज़्यादा की आवश्यकता होती है। तो ये तो होती है 25 मेगावाट, ठीक है। और अगर आपसे पढ़ने के लिए अब की बात पूछ लें तो पढ़ने के लिए कितनी होती है? मात्र 5 मेगावाट लेजर किरणों की आवश्यकता होती है। तो किरणें आपसे पूछी गई थी, तो अब की बार ये पूछ सकते हैं लिखने पढ़ने में कितनी की आवश्यकता होती है। और डेटा हमेशा कहाँ लिखा जाता है? सेक्टर में। यहाँ पर डेटा आएगा और इस डेटा को लिखने से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको? यूआरएल से तात्पर्य या यूआरएल स्टैंड्स फॉर। देखिए यूआरएल होता क्या है दोस्तों? कभी कंप्यूटर पे आपने काम किया हो या इंटरनेट वगैरह को अगर आपने यूज में लिया हो तो यहाँ पर www करके कुछ आपको लिखना पड़ता है। जैसे www अभिज्ञान या गूगल, इस तरीके से लिखते हो आप google.com। ये जो लिखा है आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका पूरा क्या कहलाता है? ये इसका कहलाता है यूआरएल। ठीक, तो अब आपने इसके फुल फॉर्म के बारे में क्वेश्चन पूछा। इसको यूआरएल भी बोलते हैं, इसको यूआरआई भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि इसको क्या बोलते हैं? वेबसाइट भी बोलते हैं। कोई इसको क्या बोलते हैं? वेब एड्रेस भी बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछ सकते हैं। कई क्या करते हैं? इसको आईपी एड्रेस में भी कन्वर्ट कर देते हैं।
ठीक है, वो न्यूमेरिक हो जाएगा। बाकी आईपी एड्रेस में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा गया है? यूआरएल से। देखिए दोस्तों, ये जो भी आपका एड्रेस दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसी प्रकार इसके पूछे तो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, आई से क्या बन जाएगा? आइडेंटिफाई करने वाला, जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड है उसी से आपकी पहचान होती है। इसी प्रकार ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है, इससे किसकी पहचान हो रही है? गूगल की वेबसाइट की। तो ये आपके है, कई कहते हैं कि यार वेबसाइट का तो नाम बताइए, तो ये पूरा वेबसाइट का नाम हो जाएगा। वेब एड्रेस बताइए, ठीक है, वेब एड्रेस भी आप बता सकते हैं कि ये है। आईपी एड्रेस न्यूमेरिक होता है, जिस प्रकार से ऐसे दे देते हैं कि 192 है, 168 है, ठीक है, 0 है, 1 है, इस तरीके से क्या है न्यूमेरिक अगर आपको पता है तो भी आप यहाँ से लिख के किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से ऐसा कौन सा अनुप्रयोग है जो आपके किसमें काम में आता है? एप्लीकेशंस को प्रदर्शित करने के लिए काम में आता है। और एप्लीकेशन जो प्रदर्शित होती है वो प्रेजेंटेशन के रूप में या स्लाइड्स के रूप में किसमें होती हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि किसकी बात कर रहा है। तो प्रेजेंटेशन शब्द अगर कहीं पर भी आ जाता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन सिर्फ शब्द काम में आएगा तो किसमें आता है? पावर पॉइंट में। तो आपको ये याद रखना है कि प्रेजेंटेशन शब्द आ गया या स्लाइड कहीं पर भी आ गया, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? वो पावर पॉइंट की। तो पावर पॉइंट से रिलेटेड है। इसी प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रेजेंटेशन और स्लाइड्स होती क्या है, उनको किस प्रकार से आपको बनानी है। तो आप देखते हैं कि कोई भी अगर स्लाइड अगर आप बनाते हो इस प्रकार से, तो यहाँ ऊपर ऊपर लिखा रहता है वो तो आपके क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन। और यहाँ पर जो छोटी छोटी सी अगर आप बनाते हो ये आपके क्या कहलाती हैं? स्लाइड। ये क्या कहलाती हैं? स्लाइड। तो एक प्रेजेंटेशन में विभिन्न प्रकार की क्या होती है? स्लाइड्स का समूह होता है। तो ये वाली चीज है, तो ये हमेशा किस में आते हैं? ये पावर पॉइंट में। तो फोटोशॉप तो आपके फोटो से रिलेटेड हो गया, ठीक है, आउटलुक एक्सप्रेस इंटरनेट से संबंधित हो गया, ये भी इंटरनेट। तो आपसे जो पावर पॉइंट पूछ रहा है इसका मतलब किससे संबंधित है? वो प्रेजेंटेशन से संबंधित है, सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितने बिट एक बाइट के बराबर होती हैं? अब आपसे कितने बिट पूछी हैं और कितने बाइट की? तो एक बाइट है उसमें कितनी बिट होती है? तो वही मेमोरी का क्वेश्चन दोबारा आ गया। तो देखिए दोस्तों, सबसे मेमोरी की जो छोटी इकाई होती है वो एक बिट होती है। एक बिट के इसके बाद जो बड़ी इकाई होती है वो आती है 4 निब्बल। इसके बाद में क्या रहती है? 4 निब्बल, या आप क्या कह सकते हैं 4 निब्बल के बारे में बात करें तो एक निब्बल में जो है 4 बिट होती हैं। इसकी यहाँ पे लिख देता हूँ, एक निब्बल बराबर कितनी होती है? 4 बिट होती हैं। तो आप इससे भी इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या करते हैं कि इन दोनों को अगर निब्बल के रूप में आपको क्वेश्चन नहीं दिया गया तो आपको किस तरीके से ज्ञात करना पड़ेगा? बाइट्स के बारे में भी। अगर आपसे ये वाली चीज पूछता है तो ये वाली भी आप दे सकते हैं। दूसरी चीज क्या करते हैं, अगर 8 बिट का समूह है, कितने बिट का समूह है? 8 बिट का समूह है, तो वो क्या कहलाता है? एक बाइट कहलाता है। एक आपसे बाइट के रूप में इस तरीके से भी दे सकता है, ठीक है। और 4 निब्बल अगर आपको दे दी उसने, तो 4 निब्बल दे दी, इसका मतलब कितने बिट हो गए? ये 32 बिट हो गई। तो अब आपको देखना है कि इसमें से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरीके से आंसर देना है। क्या आपको निब्बल पूछा है, क्योंकि इससे जस्ट बड़ी इकाई निब्बल भी होती है। निब्बल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि 4 निब्बल में कितने बिट होती हैं। तो जो एक आईपी एड्रेस में जितनी बिट काम में आती हैं उतनी होती हैं 32 बिट। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? बाइट। तो कितने बिट? एक बाइट। तो ये तो रही बिट और ये क्या रही? बाइट। तो एक बाइट में कितने बिट होती हैं? ये आपका आंसर हो गया। तो कितने बिट हो गया? 8 बिट। तो 8 बिट का समूह एक बाइट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें शॉर्टकट की के बारे में पूछा गया है। किस शॉर्टकट की कुंजी द्वारा प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को इंसर्ट करना है? जो अभी अभी जो क्वेश्चन आया था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। प्रेजेंटेशन और स्लाइड, अभी अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे उसमें शॉर्टकट की पूछ ली। यहाँ पे जो है सबसे ऊपर ये होता है आपके टाइटल बार, TITLE, टाइटल बार। तो टाइटल बार के ऊपर जो लिखा रहता है यहाँ पे प्रेजेंटेशन, PRESENTATI1, प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ रहता है।
और यहाँ पे क्या रहता है, साइड में इसकी स्लाइड्स होती हैं, ये एक स्लाइड हो गई, फिर 2 स्लाइड हो गई, इस तरीके से। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें कि प्रेजेंटेशन को ऐड करना है या फिर आपके स्लाइड्स को ऐड करना है। ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग है। अगर प्रेजेंटेशन ऐड करेंगे तो एक की जगह आपके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और स्लाइड्स ऐड करेंगे तो 2 की जगह कौन सी ऐड होगी, 3। अब आप देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि प्रेजेंटेशन को ऐड करना है या प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड्स को ऐड करना है। तो किसके बारे में पूछा है कि करंट प्रेजेंटेशन में क्या ऐड करना है, एक नई स्लाइड। तो दोस्तों अगर आपको ये वाली चीज करनी है तो इसकी शॉर्टकट की तो होती है Ctrl+M। अगर आप M करेंगे तो एक नई स्लाइड इसी प्रेजेंटेशन में ऐड हो जाएगी। और अगर आपको ये जोड़ना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, Ctrl+N। एक की जगह 2 आ जाए। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो आपको इसको अच्छे से देखने के बाद इसमें टिक लगाना है। तो स्लाइड के बारे में पूछा, इसका मतलब क्या जाएगा, Ctrl+M। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सीक्रेट की इंक्रिप्शन के रूप में भी जाना जाता है। देखिए सबसे पहले तो इंक्रिप्शन आपको आना चाहिए। इंक्रिप्शन क्या है, क्या आपने देखिए वो फेसबुक पे भी देखा है, व्हाट्सएप में भी आपने सबसे पहले लाइन देखी कि यू आर सिक्योर योर डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। तो इनक्रिप्टेड का मतलब होता है कि उसको कोड किया हुआ रहता है, या आप कह सकते हो उसको कोडेड फॉर्मेट में होता है, या बदला हुआ रूप होता है उसका। अगर वो मिल भी जाएगा किसी को तो आप उस रूप को अच्छे से पहचान नहीं पाएंगे, देख नहीं। तो एक कोई भी डेटा जिसका रूप अगर परिवर्तित कर देते हैं तो वो कौन सा डेटा हो जाता है, इनक्रिप्टेड डेटा हो जाता है। वापस उसको डिक्रिप्ट करना पड़ता है। तो वही बात कर रहा है कि कई बार ऐसे करते हैं। तो ये किसका, इनमें से किस नाम से जाना जाता है, तो ये किस नाम से आएगा कि कोई भी डेटा है उसको अगर आप इनक्रिप्ट कर रहे हो, उसका मतलब अपने से रिलेटेड चीज़ है, अपने पर्सनल रिलेटेड चीज़ है, उसको अगर आप किसी के पास भेज रहे हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में भेजते हैं, जिससे कोई बीच में अगर उसको चुरा लेता है या उसको एक्सेस कर लेता है तो वो उसको उपयोग में नहीं ले पाएगा। तो पर्सनल कोई ऐसी चीज़ें होती हैं उनको क्या किया जाता है, इनक्रिप्ट किया जाता है। और पर्सनल चीज़ को ही क्या रखते हैं आप, सीक्रेट रखते हैं, कि उसको बचाव करके रखते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा इंक्रिप्शन है ये, प्राइवेट इंक्रिप्शन है, अपने से रिलेटेड इंक्रिप्शन है। तो आपको देखना है, बाकी ये और कोई से कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल किस नाम से या किस लेबल से या कैसे जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेल है, ठीक है, ये सेल है, इस तरीके से अगर आपने बना दिया तो यहाँ पे ए का है, यहाँ पे ए है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है, प्रथम सेल यही होगा। तो ये प्रथम सेल है, किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें किसका नाम आता है, कॉलम का, और उसके बाद में इसके रो का। ये प्रथम सेल का एड्रेस होगा। इसी प्रकार आपसे अंतिम सेल का एड्रेस भी पूछ सकता है वो। अगर अंतिम का पूछेगा तो भी आपसे लिखना पड़ सकता है। अंतिम सेल का पूछेगा तो क्या हो जाता है, XFD तो आएगा एक ही जगह, और क्या जाएगा 10 48 576। ये नए वाले वर्जन की बात कर रहे हैं, ये अंतिम सेल हो जाएगा। और प्रथम सेल कौन सा हो गया, ये हो गया। तो इसमें दोनों ही तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो प्रथम सेल और अंतिम सेल। तो ये प्रथम सेल को पूछा था, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, A1। तो देखिए दोस्तों अभी आपके पास में इतने ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट वाले और क्वेश्चंस लेके आएंगे। आप लोगों को विदित है कि पटवार प्री में तो 30 क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में कितने आए थे, 25 क्वेश्चन। तो टोटल 55 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके पास बोर्ड पर आएगा। इन सभी वीडियोस को आप देखना, ठीक है। इसके बाद में पार्ट सेकंड आपके पास में जल्दी आएगा। थैंक यू।